सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी दिवाली और छठ पूजा भी है। तो ये आप सभी के लिए आप कह सकते हैं कि त्यौहार अच्छा रहे। लेकिन फिर भी जो लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि समय थोड़ा आप यूटिलाइज़ करें और मतलब थोड़ा लेट अपना फिर बाद में सेलिब्रेशन कर सकते हैं। है ना, 2-3 घंटा आप दे सकते हो क्योंकि समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज दिवाली है, आई एम ऑल्सो टेकिंग द सेशन ऑलरेडी। आप देखोगे तो ये कंटेंट बनाने में 2-3 घंटा टाइम लग जाता है, फिर आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन, अपलोडिंग द सेशन। तो एज अ टीचर अगर रोल है तो ये आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है एज अ स्टूडेंट के रूप में कि समय को आपको यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, तो इसमें अपने समय को कैसे आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट यू हैव टू थिंक। चलो ये पर्सन इन न्यूज़ है, रोहिणी गोडबोले हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ये एलिमेंट्री पार्टिकल पर भी डिस्कशन करेंगे। देन वी हैव स्पेस राइवलरी बिटवीन वेस्ट एंड चाइना, ये टॉपिक आईआर और स्पेस टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ट्रैजिक इम्पैक्ट ऑफ वर्क कल्चर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अंदर है, इस पर देखोगे। इसी तरीके से एक प्रश्न आपका इस साल भी आया है, जुडिशियल सिस्टम चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, पॉलिटी का टॉपिक है। पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो थोड़ा सा देखेंगे। ऑफ पब्लिक स्टैटिस्टिक्स, डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पे एक टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है। और फिर यूएस का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, पॉपुलर वोट और बहुत सारे एस्पेक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट है वो डिस्कस करेंगे। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट विल बी देयर। तो ये सारे टॉपिक एक एक करके आज क्वेश्चन देखो, बहुत सोच के क्वेश्चन बनाया है और बढ़िया सोचिए, आपको लिखना भी पड़ेगा। ओनली इकोनॉमिक ओनली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ओनली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट विल ब्रिंग इंडिविजुअल, थोड़ा सा लैंग्वेज करेक्ट कर लो, ओनली ये थोड़ा ऐसा कर लो, विल ब्रिंग इंडिविजुअलिज्म बट विदाउट विदाउट इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, समझना बात को कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सिर्फ इंडिविजुअलिज्म लेकर आएगा बट विदाउट इंडिविजुअल फ्रीडम, समझना बात को। ठीक है, और इसको आपको एक्सप्लेन करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो चेंजिंग वर्ल्ड कल्चर है भारत के अंदर, वो उस पर एक टॉपिक है। हम लोग आज डिस्कस भी उसको करेंगे एक एक करके। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और सौरभ पांडे यूपीएससी जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं। एक थोड़ा सा इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है, फ्री वेबिनार होगा। और ये थीम देख लो, वेबिनार का मतलब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फ्री है, मैं फिर कह रहा हूँ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं, कई सारी क्वेरीज़ है। तो इस बार का हम लोग जैसे वीक में एटलीस्ट एक या दो आई विल ट्राई कि एक या दो जो है वेबिनार आपके जो है वो हो, और आपके जो भी क्वेरीज हो उसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये इस बार की थीम है। 2 नवंबर को 1 बजे आपका वेबिनार है। थीम आप देख लो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको कमेंट बॉक्स में। तो इसमें सिर्फ 50 लोग हैं और इसमें ऑलरेडी आई थिंक 20 के आसपास रजिस्ट्रेशन होगा क्योंकि कल रात को ही लिंक क्रिएट हुआ था, कल शाम के टाइम पे। तो 20 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 30 और बच्चे हैं, फिर अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री वेबिनार है, आपको अटेंड करना है, मेरे द्वारा ही लिया जाएगा, इंटरेक्शन होगा, गूगल मीट का लिंक होगा, वो आपको भेजा जाएगा, आपको उसको ज्वाइन करना है और जो भी पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी एक ऐसा समय है जहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी के साथ मूव करें, दैट विल हेल्प अस। तो वो आखिरी में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिवाली ऑफ़र है, दिवाली स्पेशल ऑफ़र का आज लास्ट डे है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है अगेन। तो सारे जितने भी कोर्सेस हैं उनमें 50% ऑफ है, लास्ट में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। इसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, प्रीलिम्स मेंस के सारे कोर्सेज भी हैं। और अभी मैं हिस्ट्री के जो बुक सीरीज़ है उसमें हिस्ट्री का नोट्स बन रहा हूँ। बुक सीरीज़ में जब सारे नोट्स जो है और सब कुछ अपलोड हो जाएगा, उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे बुक्स हैं, सब कुछ है। तो अभी जो प्राइस आपको दिख रहा है उसका ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा वो बुक सीरीज़, क्योंकि बुक सीरीज़ में बहुत बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत बहुत चीज़ें हैं, बाद में लास्ट में डिस्कस करूँगा। प्रहार बैच है, करंट अफेयर का बैच है, तो वो आपको अगर 2 ईयर्स का कंटेंट को अच्छे से कवर करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। 2 ईयर्स का जितने भी सब्जेक्ट वाइज सब कुछ आपको, मतलब सिर्फ जो वीडियो लेक्चर आ रहा है उनको देखना है। कोई क्वेरी है तो नंबर मैंने शेयर कर रखा है, आप बिल्कुल पूछोगे, ऐप में ग्रुप है वहाँ पर आप पूछो, तुरंत रिप्लाई मिलता है। ठीक है, बाकी सौरभ पांडे UPSC.com पे जाकर ऑल कोर्सेज में क्लिक करना, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कोर्सेज का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करता है। तो रोहिणी गौडबोले की बात किया जाए, ठीक है, तो बहुत ही आप कह सकते हैं भारत के ब्राइट माइंड्स हैं।
ऐसे लोग को हमें जानना चाहिए, यूथ को जानना चाहिए। एक है ना, और जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल होना चाहिए, ऐसा देखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं उनमें उनका एक मतलब, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे आप देखोगे सर्न के द्वारा एक्सपेरिमेंट्स कई सारे कंडक्ट किए जा रहे हैं, है ना, जिसमें जो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना, स्टडी करना, मतलब और फिर कंक्लूड करना, उनके नेचर को समझना। तो उस पर इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है एज अ की नोट स्पीकर के रूप में। और उस एलिमेंट्री फिजिक्स की बात किया जाए तो उसमें एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि रोहिणी गोडबोले अभी न्यूज़ में थी, तो ये कौन है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल आप देख लो, ये मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि पिछले साल प्रश्न आए थे आपके, पिछले साल मतलब आईएएस में तो नहीं, बट आई थिंक सीएपीएफ में या सीडीएस के अंदर प्रश्न था और उन्होंने पार्टिकल्स कैटेगरीज पूछी थी। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, पार्टिकल्स अगर आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स देखोगे, मतलब जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, वो भी इन्हीं से मिलकर बनते हैं। एक होते क्वार्क होता है, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है अप चार्म टॉप एंटी अप एंटी चार्म एंटी टॉप। ये मतलब अगर आपसे पूछिए क्या है, अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली एंटी डाउन बॉटम स्ट्रेंज डाउन, ऐसा कुछ शब्द न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो यू हैव टू आंसर इट कि ये बेसिकली जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद लेप्टॉन पार्टिकल्स होते हैं। लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून, म्यून न्यूट्रिनो, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, एंटी म्यून। एंटी मतलब अपोजिट, ठीक है, मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होगा, इस टाइप से उसका एक जस्ट अपोजिट आप कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ये आते हैं। फिर आपके आते हैं स्केलर बोसॉन या गॉस बोसॉन या वेक्टर बोसॉन, इसमें फोटॉन, ग्लूऑन, हिग्स और Z0 बोसॉन, बोसॉन, W- बोसॉन। ये डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पर ये निर्भर करता है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि एक पार्टिकल्स को लेंगे तो फिर अलग ही कहानी चल देगी। तो यहाँ पे कई बार पार्टिकल्स पे आता रहता है, जैसे हिग बोसॉन पर हमने कई चर्चा कर रखी है काफ़ी अच्छी, तो आता रहता है। तो आपको मतलब अगर क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देख लेते हैं, कल हमने ये सेंजाओ मिशन के ऊपर डिस्कशन किया भी था। अब इस पर बाकी डिटेल तो मिशन की हमने कल डिस्कस कर ली थी। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने पिक की है वो ये है कि स्पेस में राइवलरी बनाना, राइवलरी देखने को मिला, क्योंकि चाइना का खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना का, और एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो है ही। तो ये एक डेवलपमेंट है आपका। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे अभी ऑनगोइंग कंपटीशन चल रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें यूएस है, चाइना है, रशिया है, और उनका एम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अब स्पेस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है इंटेलिजेंस गैदर करने में। इवन स्पेस से चीज़ें अटैक की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको कैसे बचाया जा सके। तो नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट डायमेंशन है, और अलग अलग जैसे मून में या कहीं और जगह एस्टेरॉइड्स में जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको हम कैसे ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग अलग देश काम कर रहे हैं, और इसी में कॉम्पिटिशन। जैसे मान लो कि मून है, मून में वो लैंड एक्वायर करेंगे, उसमें फिर अपना जुरिडिक्शन को बढ़ाएंगे, इस टाइप की चीज़ें आपकी रहेंगी। की थीम्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, मिलिट्री एस्पेक्ट, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये कई थीम्स है। इसमें थोड़ा सा माइंड मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप अब आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे देखो, स्पेस राइवलरी का मतलब क्या है, राइवलरी का मतलब कि एक दूसरे से कॉम्पीट करना, एक दूसरे को नीचे करना। तो यहाँ पे देखो चैलेंज सबसे बड़ा क्या है ना। तो पहले तो आप देखो कि इस कोऑपरेशन क्या है, यह हो सकता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में हो सकता है कि वो रिसोर्स को शेयर करें, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप करें, कूटनीतिक रिलेशन है, और कोऑपरेशन कर रहे हैं कि कंपटीशन कर रहे हैं, दोनों में अप्रोच वेरी करेगा। फिर चैलेंज है स्पेस डेब्रिस है, क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे सैटेलाइट्स के टुकड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो आके टकरा सकती हैं। मान लो स्पेस स्टेशन से टकरा जाए, किसी से टकरा जाए तो बहुत हाई स्पीड होती है, और अगर टकराएंगी तो वो पूरा डैमेज कर देंगे। ऐसे कई कुछ एक्सीडेंट्स भी हुई हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज शेप होंगी, कैसे शेप होती हैं, ये एक अभी तो स्पेस जो है ग्लोबल कॉमन है, किसी का उसमें हक नहीं है, बट बाद में ट्रीटीज कैसे शेप होती है ये भी डिसाइड करते हैं। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी ध्यान में रखना है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। तो की प्लेयर्स इसमें चाइना है, यूएस है, कई दूसरे नेशंस हैं। एरिया ऑफ कंपटीशन क्या है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर है, तो इसमें सर्विलियंस और कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्विलियंस है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना। मार्स मिशन में रोबोटिक मिशन सेंड किया जा रहा है, ह्यूमन मिशन को भी एम किया जा रहा है। उसके बाद मून के अंदर लूनर बेसिस क्रिएट किए जा रहे हैं, मून में माइनिंग का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब ऐसे एरियाज, अगर आपको ये थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आप इजीली मतलब यू कैन राइट इट डाउन। आप इतने समझदार सभी लोग हैं कि यू कैन राइट इट डाउन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंपोर्टिंग अ टॉक्सिक वर्क कल्चर इनटू इंडिया। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ऐसे एरियाज पे यूपीएससी आजकल जीएस पेपर 1 जो मेंस का है उस पर काफ़ी अच्छा प्रश्न जो है ये लोग बना रहे हैं।
अच्छा खासा प्रश्न जो है वो आप लोग के लिए फ्रेम हो रहा है, तो यू नीड टू बी रेडी अबाउट इट। वुमेन कंटेक्स्ट में भी इसमें कुछ बातें कही हैं, उसको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके घर में भी कई लोग आईटी प्रोफेशनल्स होंगे, काम कर रहे होंगे, जानते भी होंगे। अब उनकी लाइफ आप देखना कैसा, मतलब इतनी अच्छी नहीं होती है लाइफ, इन द सेंस कि लैपटॉप के सामने दिन भर बैठे रहना, रात को क्लाइंट है तो रात को मतलब जैसे मान लो यूएस का है तो वो 2-2 बजे तक काम करना, फिर कभी सैटरडे संडे तो किसी ने काम दे दिया तो अब करते रहना। तो एक अजीब तरीके की साइकोलॉजिकल चीज़ें डेवलप होती जा रही है। आप खुद देखो, क्योंकि समय नहीं रहता इसमें। आप दिन भर काम कर रहे हो, काम करते हो, फिर आपको कहा जाएगा चलो इस सोशल इंटरेक्शन में रहो या कुछ ऐसा करो, तो वो बहुत ही लिमिट होता चला जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे इफ़ यूल सी एक जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि जब थोड़ा बहुत समय मिलता है तो इंसान क्या करेगा कि थोड़ा अपने को समय देना चाहेगा, इधर उधर घूमना चाहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिहेवियर एस्पेक्ट में भी देखने को मिल रहा है। सामाजिक लेवल पे देखा जाए तो सोशल इंटरेक्शन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम ये समझें कि सामाजिक इंटरेक्शन के लिए एक फिज़िकल इंटरेक्शन, दूसरों से मिलना जुलना, बातचीत करना एक बहुत मैटर करता है। और एक अच्छा एक चीज़ और भी आज के समय में देखने को है, क्लास फैक्टर्स भी डेवलप होते जा रहे हैं। मान लो कोई एक पर्टिकुलर जो जॉब कर रहे हैं तो फिर उसी उसी तरीके की लाइफस्टाइल, उसी तरीके की सोच और उसी तरीके का जो भी है, उनके बीच की एक ग्रुपिंग तैयार हो जाती है और बाकी लोग से में भी इंटरेक्शन उनका रिड्यूस होता चला जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप होता चला जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक, अगर पुणे के अंदर देखोगे तो एक न्यूज़ भी थी, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें एक वर्कर थी और उनका मतलब हार्ट फेलियर हुआ था। में कि हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। देखो हेल्थ इश्यूज़ तो होते हैं, अभी हम ही लोग काम करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो अब इसमें भी थोड़ा बहुत समय निकाल के वॉक कर लिया, कभी कहीं चले गए, इस टाइप से करना पड़ता है। और है ना, आप लोग तो चलो मैसेज करते रहते हैं, बोला सर ये वाला कर दो, ये कॉपी चेक नहीं हुई सर, ये कर दो, ये ऐसे वो चीज़ें होती रहती हैं, बट फिर भी आपको मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जैसे वुमेन हैं जिनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत ज़्यादा लंबा समय है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, स्ट्रेस बहुत है, बहुत स्ट्रेस। आप देखोगे कि लैपटॉप में बैठ बैठ के इरिटेशन और दूसरी मतलब अलग तरीके का बिहेवियर एस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं। अब इसको मैं शब्दों पे कैसे बयान करूं, क्या ना, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल। बट फिर क्या होता है कि दिमाग इतना ज़्यादा इस टाइप का हो जाता है कि कई बार फिर इंसान को केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है टू गेट, आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव या प्लेजर टाइप फीलिंग माइंड के अंदर इंजेक्ट करने के लिए। इसलिए अगर आप देखोगे कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर जेंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, कि अगर वो सर्टेन चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं तो दे हैव टू टेक मतलब एक सहारा लेना पड़ता है केमिकल का। केमिकल में अल्कोहल और दूसरी जो भी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो वो होगा। तो ये भी एक देखने को मिल रहा है, ऑल्दो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सो कॉल्ड पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बट हाउ इट कैन बी अ मॉडर्नाइजेशन इफ़ यू आर इंजेक्टेड अ केमिकल इन योर बॉडी। और वो मॉडर्नाइजेशन, हाउ इट कैन बी अ मॉडर्न आस्पेक्ट, मॉडर्नाइजेशन कैन बी थ्रू अ थॉट प्रोसेस, वो एक अलग कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे वर्किंग कल्चर के कंपनी का उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बट वो हर कंपनी का है। अगर आपके यहाँ पे कोई काम करता हो तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में आजकल जीएस पेपर 1 में ऐसे जैसे फ्रीडम के कंटेक्स्ट में जो प्रश्न है वो उन्होंने फ्रेम आपका किया था। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, वर्क कल्चर है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स से इन्फ्लुएंस्ड है। अब आजकल ये भी बहुत बड़ा चीज़ हो गया है। अब मैं आपको बताऊँ, मैं खुद आपको बताता हूँ, जैसे अब किसी स्टूडेंट से मुझे बात करनी है, अब जनरली आई कैन ईजिली कॉल, कोई क्वेरी है कॉल कर लिया। अब मुझे सजेशन क्या मिलता है, अरे नहीं 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 बात ऐसे मत करो, नहीं तो स्टूडेंट जो है ये समझेंगे कि ये तो ईजिली एक्सेसिबल है। अब मैंने कहा कि ये क्या बात हुई। अब आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड दिस थिंग कि मतलब अगर आप बच्चों को मदद करना चाहो, हेल्प करना चाहो, तो वो एक अलग ही कंसिडरेशन में चला जाता है, ठीक है। कई सारे मेरे भी एक्सपीरियंस है जो कि इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये क्या होता है कि एक प्रोसीजर है कि अगर, है ना, क्योंकि हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ, तो एक थॉट प्रोसेस है कि ठीक है, इफ़ आई एम टीचिंग समथिंग, मेरे हैं ये स्टूडेंट्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि एक कस्टमर और उसका रिलेशन है। तो उस कंसिडरेशन में अगर ज़रूरत है तो आप बातचीत करो, यू कैन स्टेट योर क्वेरी, है ना। फिर भी ज़्यादातर लोगों से आई हैव अ वेरी गुड इंटरेक्शन, बातचीत होती रहती है। लेकिन कई बार ये भी चीज़ें हो जाती है कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक
एक मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में तो फिर यही होगा ना कि काम अगर करना है तो सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब उसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी है, कई बड़े बड़े टारगेट्स भी हैं, कैसे इंटरेक्ट करना वो बेसिक एस्पेक्ट है, वो चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये अमेरिकन वर्क कल्चर की बात करें, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे एक तरीके से हार्ड वर्क को और इकोनॉमिक गेन को ज़्यादा किया जाता है। इसने देखो इतने घंटे काम किया, इसने इतना गेन कर लिया, ठीक है, बहुत सारी इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। देखो ये चीज़ हमें देखना है कि आप इकोनॉमिक गेन सिर्फ कर रहे हो। देखो समझो बात को कि अगर आपने बहुत काम किया, अभी एक केस था, उस पर एक छोटा सा वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि उड़ीसा का ही केस था, अभी मैंने न्यूज़ में ही देखा था, उसको अभी मैंने पूरा रीड नहीं किया, कि एक जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कोई ऑफिस था उड़ीसा के अंदर, उसमें एक वुमेन है, वो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, उनको पेन हो रहा था, और उनकी जो ऑफिसर थी वो भी लेडी थी, उन्होंने उनको छुट्टी नहीं दी। उसके बाद उनके आप कह सकते हो कि जाने नहीं दिया, और उसके बाद उनके रिलेटिव्स आए, मतलब जो वुमेन थी जो प्रेग्नेंट थी उनके रिलेटिव्स आए तो उससे लड़ाई की, वो वीडियो भी अभी का आजकल अभी चल रहा है। और उसके बाद जो भी मेडिकल कंडीशन हुआ तो उनको मिसकैरेज जो है वो फेस करना पड़ा। आप सोचो कितनी मतलब इनसेंसिटिविटी है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते नहीं वो मेन था इसलिए ऐसा, मतलब यहाँ जेंडर बेस में आप डिवीजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप किसी पोजीशन पे जब पहुँच जाते हो तो इट्स अ जेंडर न्यूट्रल एस्पेक्ट, वो आपकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। हाँ ये ज़रूर से है कि अगर ऐसी स्थिति आए तो ठीक है, चलो भाई जॉब से चले जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप यू हैव टू टेक द डिसीजन, बट है ना, अब है ना, आप जाओ, आपको चले जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप वर्किंग कल्चर वहाँ पे एक सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज अब चाइल्ड है, 7 मंथ प्रेगनेंसी, और आप उसको छुट्टी नहीं दे रहे हो, वो भी शी इज़ फेसिंग मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और ये सब इश्यूज़ है, मतलब इट्स अ वेरी सेंसिटिव एस्पेक्ट। तो क्या हो रहा है कि ये तो सरकारी तंत्र, देखो सरकारी तंत्र में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी और जो दूसरा नहीं कर सकता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये या तो ईगो क्लैश होगा, या आपस में बनती नहीं होगी, या जो एक कुछ जो भी ऑफिसर ऊपर लेवल पे बैठे हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस कर रहे होंगे, या आइडेंटिटी को लेकर क्लैशेस होंगे। आजकल ये भी चला गया है ना कि मैं इस कास्ट से हूँ, ये उस कास्ट से है, ये इस रीजन से है, मैं उस रीजन से हूँ, ये लैंग्वेज बोलता है, ये मतलब डेवलपिंग सोसाइटी में जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को देखोगे तो आइडेंटिटी बेस्ड में बहुत डिवाइडेड है। जैसे समाज डिवाइडेड है वैसा वहाँ पे ऑफिस डिवाइडेड है। तो कोई ना कोई रीज़न होगा जिस वजह से, क्योंकि ऐसा स्टेप विदाउट हेट्रेड नहीं लिया जा सकता है। सो वी हैव टू कंसिडर कि ऐसा मतलब ऐसा चीज़ को कैसे अवॉइड किया जा सके। और यहाँ पे अगर आप प्राइवेट लेवल पे देखोगे तो वहाँ पे भी क्या होता है कि किसी काम के हार्ड वर्क और इकोनॉमिक गेन को कंसीडर किया जाता है। बस उस हार्ड वर्क और इकोनॉमिक गेन को आप देखो, आप मतलब सिर्फ उसी पे फोकस रहेगा तो आप क्या चीज़ें लॉस कर रहे हो उसको तो कोई देखता नहीं, बिकॉज दैट इज इनटेंजिबल। सपोज करो सुबह से शाम तक बैठे हो लैपटॉप के सामने, आपका हेल्थ जा रहा है, आपको नहीं पता है, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर के अंदर होगा, कंपनी को क्या मतलब है उससे। दूसरा कि आप सोशल इंटरेक्शन लॉस कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ रिलेशन लॉस कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी लॉस होती है, सब कुछ इनटेंजिबल एस्पेक्ट है, इसको आप ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट लॉस तो है बहुत बड़ा। बट अगर नंबर्स में देखना है तो बोले अरे इसने इतने घंटे काम किया, इसने इतना पैसा कमा के दिया, इसलिए ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है। या आप कह सकते हो कि वो जो भी वर्किंग कल्चर है उसमें उसको अप्रिसिएशन मिलता है। मतलब वुमेन की बात करो तो दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, बिकॉज है ना। अब आप इस चीज़ को समझो, देखो एक एस्पेक्ट हमें समझना है, देखो इसमें कोई मैंने आपको हमेशा इस चीज़ को कहा है कि जब हम मैन और वुमेन की बात करते हैं तो दे आर टू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, है ना। मैन कैन नॉट, देर आर सर्टेन थिंग्स जो मैन परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। देर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिर्फ वुमेन ले सकते हैं। और अगर आप सेम सा प्रेशर, इसका एग्जांपल मैं देखता हूँ, जैसे मैटर्निटी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, मैटर्निटी की बात होती है जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस समय चाइल्ड केयर की बात होती है, तो आप उसको इकोनॉमिक गेन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। यू कांट से कि नहीं देखो वो मैन काम कर रहा है तो तुमको भी काम करना पड़ेगा, यू कांट डू दिस, बिकॉज देर आर सर्टेन वी कैन से सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि जैसे अगर वो लाइक है ना मैटर्निटी बेनिफिट की जब बात करती है दैट हैज़ टू बी देयर। अब उसको आप ऐसा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि नहीं हार्ड वर्क, मतलब यू आर कैलकुलेट उस टाइम पे जो है आप कंपनी के क्या टारगेट्स मीट हुए और उस बेसिस पे आप उसको चीज़ों को जज कर रहे हो। तो यहाँ पे वर्किंग कल्चर को कैसे सेंसिटिव करें वो बहुत मैटर करता है। और जब हम ट्रीटमेंट इक्वलिटी की बात करते हैं ना, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रीटमेंट की बात करोगे कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए मैन और वुमेन,
तो ये इक्वल ट्रीटमेंट तो ठीक है, वेजेस के कंटेक्स्ट में आप कंसीडर करो, बट सर्टेन जब हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, जैसे जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ वुमेन को फेस करनी पड़ती हैं, उस कंसिडरेशन में सर्टेन रिलैक्सेशंस जो हैं वो मिलने चाहिए, बिकॉज वी कांट लूज आवर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। वी कांट से कि नहीं नहीं मैं जो है मतलब यू विल लूज अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी एंड देन वी कैन, है ना, वर्किंग कल्चर को हम शेप करें। वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट, और उस कंसिडरेशन में वी हैव टू शेप आवर वर्क कल्चर, दैट हैज़ टू बी देयर। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दिक्कत यही हो रही है ना कि अगर आप कभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के कल्चर को स्टडी करोगे, यू विल से कि जो ये एक जो बैलेंस है मैन वुमेन लाइफ के अंदर, बायोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्टेन चैलेंजेस जो इमर्ज होते हैं, तो उस चीज़ का बैलेंस के लैकिंग की वजह से ही आप देखोगे कि इवन चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो उस पर बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, और भी कई सारे इश्यूज़ हैं। लोग मैरिज ही नहीं कर रहे हैं, चाहे मैन हो, मैन तो चलो, या वुमेन हो, मैन हो, बट आप देखोगे तो मैरिज ही नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही चल रही, मैरिज हो रही है तो फिर आगे वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो रही हैं। तो वो सब क्यों इश्यूज़ आ रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि वो कंपनी का टारगेट नहीं दोनों मीट कर पा रहे, इसलिए जो है उनके बीच में जो है डाइवोर्स हो गया, या कंपनी का टारगेट नहीं मीट कर पा रहे इसलिए उसने शादी नहीं की, ऐसा नहीं है। वाई? बिकॉज ओनली हार्डवर्क एंड इकोनॉमिक गेन कंपनी के इंडिकेटर के बेसिस में उसको कंसिडरेशन आप ले रहे हो, बाकी जो पार्ट है लाइफ का उसको कौन कंसिडर करेगा? दैट हैज़ टू बी देयर, दैट इंडिविजुअल फ्रीडम हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। भारत में डेवलपिंग सोसाइटी में क्या है, अभी मैं भी जो आई ऑल्सो सी, अच्छा ये बातें मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आई कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस वेरी बेसिक आस्पेक्ट कि आप देखोगे कि काम रहेगा 8 घंटे का, वो 12-12 13-13 घंटा बिठा के रखता है, और सैटरडे संडे भी कॉल कर देता है, बोले है ना, और कुछ लोग देख लेंगे काम करने वाला तो उसको और काम करवा देंगे। तो आप सोचो ना कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कितने इश्यूज और कितने प्रॉब्लम्स जो है हो रहे हैं, स्ट्रेस, हेल्थ और सारी चीज़ें। आप अब सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ एस्पेक्ट है, हेल्थ एस्पेक्ट पे बहुत बहुत इम्पैक्ट जो है वो आपका होता जा रहा है, ये बहुत बहुत मैटर करता है। इसलिए ऐसी चीज़ को आप प्रायोरिटी दो, सिर्फ इकोनॉमिक गेन को नहीं कि मैं जो है 5 लाख कमाऊंगा, 4 लाख कमाऊंगा, कमा लोगे, बट आपका पर्सनल लाइफ जो है और वो सारी चीज़ें बैलेंस नहीं होगी तो उस 5 लाख का कुछ नहीं कर पाओगे, आप ये मानकर चलो। ठीक है, आप एकदम मतलब बहुत, या तो मतलब हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो, पर्सनल रिलेशन में इश्यूज़ फेस कर रहे हो, बट क्योंकि ये सब चीज़ों में इश्यूज़ फेस करोगे तो यू विल जस्ट गो फॉर अ केमिकल किसी फॉर्म में हो, अल्कोहल या जो भी आप कर, उसके बेसिस पे ही आप अपने दिमाग को खुश करने की कोशिश करोगे, और उसमें सर्टेन स्टैंडर्डाइजेशन है, कभी 10,000 का करोगे, कभी 50,000 का करोगे, कभी लाख का करोगे, खुश रहोगे उसी में, बट इट्स नॉट, दैट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, चलो ये चीज़ देखना है। अब बहुत सारे देखो जो मल्टीनेशनल कंपनीज, उन्होंने बहुत सारे जो ग्लोबल वर्क कल्चर को शेप भी किया, क्योंकि देखो कंपनी को पैसा कमाना है, कंपनी को तुमसे क्या मतलब है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है, बट यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इससे। लेबर लॉज बहुत मैटर करते हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। सो यहाँ पे ये है, तो वर्क कल्चर्स जो है आप कह सकते हो कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है उसको ध्यान में रखना ज़्यादा बेटर, उसको ध्यान में रखा जाए रादर देन कई दूसरे एस्पेक्ट जो फैक्टर्स ज़्यादा बड़े हैं। यूएस रैंक 12th ग्लोबली, अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात, पर कैपिटा की बात करें एज ऑफ 23, तो कई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से पीछे है। हार्ड वर्क जो यूएस में है उसमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गारंटी नहीं होती है। कुछ कंट्रीज ग्रेटर वेल्थ है, कुछ ही वर्किंग आवर्स के उसमें वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। देखो आप ये समझो, अब मतलब ये आप अपना कमेंट देना, ठीक है, ऐसे टॉपिक पे मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कमेंट दो। आपका, मैं जो कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हो, आपका देखो कि आपका ज़्यादातर समय सब कोई एक ही एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, सोना, खाना, है ना, ये सब सारी एक्टिविटी अगर आप देखोगे ना तो उन सारी एक्टिविटी में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ हैं, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ आपकी होती है। कुछ समय जो रहेगा उसमें हो सकता है आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो बट डिफरेंट डोमेन में परफॉर्म कर रहे हो। अंतर कहाँ होता है? सोना तो लाख रुपए के बेड में सोना, कोई 10,000 में सो रहा है, कोई ज़मीन में सो रहा है। ठीक है, और कोई जो और भी कई, खाना खाना तो कोई महंगा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कईयों के पास बहुत है बट खाएगा तो बोले शुगर ज़्यादा है, कोई कुछ है ज़्यादा है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कोई किसी के पास कोई पैसा नहीं तो जो चाहे वो खा सकता है। तो यहाँ पे मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ वेल्थ जनरेट आप कर रहे हो और देन यू विल बी, आप सब कुछ अचीव कर लो, दैट इज़ नॉट द केस। तो यहाँ पे
यहाँ पे ये भी चीज़ कही गई कि अगर इवन फीवर वर्किंग आवर्स में भी वेल्थ जनरेट किया जा सकता है। इवन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूएस का देखा जाए, स्विट्ज़रलैंड से मात्र बहुत ही लिमिटेड जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा ग्रोथ है वो उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी जो है वो एक मिसलीडिंग है। वैल्यू बेस्ड प्रोडक्टिविटी की अगर बात किया जाए वो लाइक डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, है ना। तो ये भी मतलब प्रोडक्टिविटी भी सिर्फ आप परफॉर्मेंस का बेसिस मानो, दैट इज़ नॉट द केस, ठीक है। वर्क आवर्स और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो वर्क आवर्स यूएस की बात करें वो हायर है, मतलब उसी वर्किंग आवर्स प्रोडक्टिविटी इसी कंसिडरेशन को लिया है। फिर प्रॉफिट रिलेशनशिप को देखा जाए कि अब होता है ना, भारत में भी देखो ना, मैंने भी कई कंपनीज में देखा, बोले वो मैनेजर है, अब उसको पता है कि उसकी स्किल का और कहीं इज्जत नहीं है, तो वो क्या है, जो मालिक होगा उसके सामने वो रात भर बैठा रहेगा, मतलब है ना, 11 बजे तक बैठा है, ठीक है, बैठा है, उसका देखा देखी में और भी बैठे हैं कि यार हाँ मालिक ने देख लिया तो कि 11 बजे तक देखो बैठ के काम कर रहा है, काम कुछ नहीं करेगा, इधर उधर ये साइकोफेंसी मतलब चापलूसी करना, इधर उधर जैसी मालिक आया कुछ इधर उधर की बातें करना, ये वो 4 लोग से सुन के उसको जाके 4 लोग, उसको पता है ये 4 लोग होशियार हैं, उनका सुन लेगा और जाके मालिक को बता देगा। मालिक जो है, ऐसे जो भोंदू मालिक होते हैं ना, उनका ग्रोथ भी बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो आप ये मानो कि आप मतलब पॉइंट इज़ की ठीक है, एक अच्छा चीज़ क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे बैठे हो दिन भर और है ना, इट विल जनरेट अ मोर प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब वर्क आवर्स विल इज़ नॉट ऑलवेज जो है प्रॉफिट के बराबर है। इट्स बेटर कि यहाँ पे इट्स बेटर कि आप कह सकते हैं कि भले मतलब क्योंकि कहा ही मतलब माना ये जाता है कि देर आर मोर वर्किंग आवर्स, ज़्यादा वर्किंग आवर दोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, इस वजह से इस थॉट प्रोसेस से ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में प्रेशर भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने भी वर्कर कल्चर बहुत अफेक्ट किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं तो वो भी कहेंगे भाई जम के काम करो। फिर उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, जो विश्व में बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको फॉलो करना, ये है ना। तो यहाँ पे रेवेन्यू कंसर्न भी उनको रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करो, ये भी एक बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। उसके बाद कई सारे स्टेट्स हैं वो उसमें है ना, कई सारी, जैसे अगर देखा जाए कि हाँ एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को आप कह सकते हो उसको हायर किया जाता है कंपनी के ग्रोथ के लिए, जो भी देखना है। फिर यहाँ पे नीड गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बेसिस पे वर्किंग आवर्स इन सबको थोड़ा सा मैनेज करो, ये बहुत मैटर करता है। वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें तो ये वर्किंग आवर्स और उसको देखा, जैसे जो लेबर ऑफिसर्स होते हैं ना, जैसे आप देखिए स्टेट लेवल पे ऑफिसर्स होता है, तो वो उनको मैनेज करना, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को देखना वर्किंग आवर्स को, तो वो भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट सरकारी तंत्र के माध्यम से ही हो पाएगा। ये सब कदम उठाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केस का है, ये पॉलिटी का टॉपिक है, इतने सारे केसेस जो है। तो एक तो ट्रिब्यूनल सिस्टम आपका 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लेकर आया गया था, जिसमें कि जो इतने सारे केसेस की पेंडेंसी उसको रिड्यूस किया जाए। तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट ट्रिब्यूनल्स का गठन होता है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, रिलेटेड विद ट्रिब्यूनल्स। लक्ष्मीकांत में अलग से चैप्टर भी दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि कई सारे इश्यूज फेस करने, जैसे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जुडिशियल सिस्टम में चीज़ें डिले होते हैं, सिस्टमिक इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। जैसे अगर जजेस का शॉर्टेज भी है, ओनली 21 जजेस पर मिलियन पीपल, और उसमें भी जजेस आप देखोगे तो वो हायर जुडिशरी में तो वो अपने मिशन की तरफ ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन रहता है कि ये पिटीशन एड्रेस कर रहे हैं सरकारी, उसको कर रहे हैं, बट ये रोल मतलब रेयरली लेना चाहिए। अब आप देखोगे ना कि वहाँ कुछ वकील होंगे, कुछ कोर्ट के बड़े बड़े जजेस होंगे, अब वो एक पिटीशन डाल देंगे और फिर उसके बाद वो जजमेंट देंगे, वो उसके बाद वो जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो डोमेन है उसमें एंटर करके वो जजमेंट होता रहेगा और उसको कहीं ना कहीं से लिंक कर देंगे। कई सारे देखो, इसको हम जस्टिफाई, जो ये जुडिशियल ओवर रीच, इसको ऐसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि आपके है ना कि मतलब यूर स्टार्ट सेइंग कि नहीं अगर ऐसा जुडिशरी नहीं करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन कैसे होगा। बट यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन कि अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम कंसिडरेशन या केस आता है उसमें तो ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट ठीक है। बट अब हर चीज़ पे देखो, आप देखोगे हर छोटी सी, आप ले लो एग्ज़ाम ले लो, आप स्टेट लेवल पे चले जाओ, हर एग्ज़ाम कोर्ट में है। बोले ये काम जुडिशरी का थोड़ी ना है। अब वो हुआ भी क्यों है, क्योंकि देर इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। तो दोनों चीज़ें यहाँ देखनी है, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि 10 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं तो 50 लाख जज कर दो, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे उसका रन करोगे, सिस्टम कैसे रन करोगे। तो यहाँ पे जुडिशियल बहुत सारी पोजीशंस अनफुलफिल्ड है, ये भी थोड़ा सा देखना है। बहुत सारे मल्टीपल कोर्ट में जजेस जो है अपना देखते हैं तो उनको भी मतलब काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा देखना है।
ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, ये मैंने डायग्राम भी बना रखा है। तो जुडिशियल जैसे जो वैकेंसीज उसको फिल करो। हाई कोर्ट के जो है वाइड रेंज ऑफ पावर है, जिसमें अपील, रिवीजन, रिट है। तो यहाँ पे उनका जो केस लो, उनका भी काफ़ी अपील भी है, बहुत सारे केसेस सुनने पड़ते हैं हाई कोर्ट में भी। बहुत सारे एवरेज टाइम जो केस है वो भी देखना ज़रूरी है ना। उसमें 6 to 7 years का ही तो बहुत पता नहीं कितना लंबा लंबा चलता है। और फिर उसका सुप्रीम कोर्ट में भी अपील रहता है, तो वहाँ पे भी फुल स्ट्रेंथ 34 जजेस है, बट उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें फेस देखनी पड़ती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें मतलब फिर वो पिटीशन चलते रहते हैं। तो वो कभी सरकार ने ये गलत किया है तो यहाँ पे करना, तो अपना कई बार देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो हावी हो रहा है। जजेस जो है उनका जो एक रोल है वो भी एक पोलराइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन की तरफ जो है वो देखने को मिलता है कई बार। तो उसमें देखना है कि मतलब आप ये कह दो भाई महीने में हम 2-3 पिटीशंस देख सकते हैं, हर दिन पिटीशन का तो कोई लॉजिक नहीं रहता ना, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब वो इसलिए आप देखोगे इस बार मेंस में प्रश्न भी एक आया कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो विश्व का सबसे पावरफुल के केस कंसिडर हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द जुडिशियल ओवररीच, और बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी तो हम उसको रेस्पेक्ट भी करता है, ये है। तो उसके बाद जुडिशियल ओवरलोड भी है, देखा जाए बहुत सारे हैवी केस लोड भी है, फिर स्ट्रेस भी है। जजेस भी इंसान ही है एक तरीके से आप देखोगे तो उनको भी बहुत सारे स्ट्रेस है, ये भी देखा गया है। तो कई सारे ट्रिब्यूनल, अब होता क्या है, अब ये भी तो आप देखो ना, सपोज को ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया। अब जुडिशरी क्या होता है कि जुडिशरी का ऑक्टोपस अप्रोच है। अगर मान लो सरकार ने या पार्लियामेंट ने ट्रिब्यूनल का गठन किया तो बोलेंगे नहीं देखो ट्रिब्यूनल का तो किया तो कोई बात नहीं, अब उसका केस भी हम फाइनल सुनेंगे। अब उसमें लॉजिक ये रहेगा कि अरे नेचुरल जस्टिस है और ये बहुत सारी बातें बोल देंगे। अब आप ये बोलो कि हर केस आपको लेना है तो कैसे वर्क बर्डन कैसे होगा। अब ट्रिब्यूनल का भी गठन हुआ, उसमें भी फिर फाइनली जो है कोर्ट में ही चीज़ें फंसी रहती हैं। तो ट्रिब्यूनल का क्या लॉजिक हुआ, ट्रिब्यूनल का तो वर्कलोड रिड्यूस करने की बात थी ना। अब वहाँ पे भी नहीं रहा जाता है, नहीं 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 नहीं, ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल का भी हम ही सुनेंगे। फिर बोले स्पीकर, बोला एंटी डिफेक्शन है, ठीक है स्पीकर ट्रिब्यूनल है, इसका भी हम सुनेंगे। तो सब कुछ आप ही सुनोगे, और जो सुनना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उस पर डिले चलता रहता है। तो ये देखने वाली बात है भाई, हम तो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट। ये सुनना जरूरी है कि आप ही हर चीज़ ऑक्टोपस के रूप में करोगे और असल में कुछ नहीं करोगे। अब एक पर्सन जिसने किसी ने क्राइम किया है, कोई इनोसेंट है और उसका केस 10-10 साल चल रहा है, तो ये आप पर बड़ा क्वेश्चन है ना। मतलब यू हैव टू थिंक इन क्या इंपॉर्टेंट है, आपका जो बेसिक रोल है वो आप परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट, कि और जो हम चीज़ें एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर काम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पहले जो बेसिक काम है उसको पूरा करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसको आप दे दो, बोले इस टाइम पे हम ये कर लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी जो है वो आपका बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा एक आस्पेक्ट है। उसके बाद मीडिएशन अल्टरनेटिव की बात करें तो मीडिएशन जो है ये भी मीडिएशन मतलब अल्टरनेटिव की बात होती है ना, कि मीडिएशन मध्यस्थता है, कई इश्यूज़ को, डिस्प्यूट को दूर करना, जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट देखना, है ना, ये देखना कि कोई भी मतलब कोई भी लॉ है और उसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो है ना, तो ये चीज़ भी देखना। तो एक अच्छा शब्द आपको मिला जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आपने उसमें ऐड कर लेना। आप कॉस्ट एस्टिमेटेड भी है, तो ठीक है, तो लाइक एस्टिमेटेड एडिशनल लीगल एक्सपेंसेस, कई सिविल क्रिमिनल केसेस क्या है, कौन एराइज होगा, कोई भी लॉ लेकर आते हैं तो क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ों को उसको भी देखना ज़रूरी होता है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, नए लेजिस्लेशन जो है उसमें स्पेसिफाई करना चाहिए नंबर ऑफ कोर्ट, स्टाफ, जजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी एंटिसिपेटेड जो केसेस होंगे उसको, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो कमेटी रिपोर्ट रिसीव्ड प्रेज, मतलब एक कमेटी जो गठन की गई थी जिसने सब रिकमेंड किया जो हमने देखा है उसको कोर्ट ने भी कहा। फिर उसके बाद हाई कोर्ट और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो साथ में मिलके जो भी वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में है उसको तुरंत फिल किया जाए। और उसके बाद एडिशनल जो चार्जेस हैं है ना, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो जजेस उनका प्राइमरी वर्क है उसको अपना निभा सके, ये देखना। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। डेटा बेस्ड मतलब डेटा के बेसिस में चीज़ें करना, है ना। तो पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशन पब्लिक स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा आजकल देखो ना, अब देखो कि सब एग्जिट पोल क्या होता है वो भी डेटा के बेसिस में होता है। अब डेटा कितना बड़ा फेलियर हो सकता है, ठीक है, अगर हर चीज़ डेटा ही डिसाइड करेगा तो आप देखो एग्जिट पोल भी सही होने चाहिए थे, नहीं होता है। और हर चीज़ डेटा ही डिसाइड करेगा तो बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग बनती है, पॉलिसी मेकिंग जो पॉलिसी बनती है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होती है।
तो बहुत चीज़ें देखना पड़ता है आजकल। जैसे डेटा में दिखा दिया कि बोले इस इशू में अगर कोई बोलेगा तो इससे इमोशन हाई हो जाएगा। जैसे पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, तो उसमें यही मतलब कई आप स्टडी करोगे तो उसमें कई आई थिंक कैम्ब्रिज एनालिटिका ये सब इन्वॉल्व थे कि अच्छा तुम ये बात बोलो तो उससे लोगों को अच्छा लगेगा, तो ऐसा। तो अब आजकल लोग भी समझने लग गए हैं कि यार ये इसलिए बोल रहा है, ठीक है। और लोग भी फिर कुछ क्या मन के अंदर वो भी तो नहीं बताते। उसके बाद क्या है कि सोशल रियलिटी समझना बहुत मैटर करता है ना। वेलफेयर एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेटा नहीं देख सकती है ना। अभी जैसे इससे पहले भी हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप हर चीज़ को इकोनॉमिक गेन और हार्डवर्क से नाप रहे हो। अब जिस इंसान का आप ऐसे नाप रहे हो कितना हार्डवर्क और कितना इकोनॉमिक गेन दे रहा है, प्रोवाइडेड अगर आप उसको फ्रीडम और सही से काम करवाओगे तो वो करे। लेकिन अभी स्टडी ये भी कहती है कि अगर मान लो आप बहुत फ्रीडम दो तो पता चला सामने वाला काम ही नहीं कर रहा, कंपनी को ये भी तो देखना पड़ता है। बट वो दोनों को बैलेंस कैसे करें, ऐसा देखना है। जैसे यहाँ पे कई सारी डिस्पैरिटी स्टैटिस्टिक्स, अचीवमेंट और रियल एक्सेसिबिलिटी जो है, मतलब डेटा कुछ कह रहा है और असल में जो बेनिफिशियरीज हैं वो वेरी कर सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। जैसे कई पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम हम कहेंगे हमारा बहुत आगे जा रहा है, बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक इतनी अच्छी नहीं जा रही है, ये भी देखना है। डेटा डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट किया जाए, इसका मतलब जो डेटा कलेक्शन उसको और इम्प्रूव करना मैटर करता है। तो यहाँ पे डिजिटाइजेशन जो है उसने क्योंकि डेटा का डिजिटाइजेशन है तो हो सकता है उसका माध्यम से मैनिपुलेशन भी हो सके। तो इससे फिर डेटा का मैनिपुलेशन है और डेवलपमेंट का जो अचीवमेंट है जो हम डेटा के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ शायद सही ना प्रेजेंट हो, ऐसा भी जो है वो हो सकता है। तो डेटा ओरिएंटेशन की तरफ अगर हम जाना भी चाहते हैं तो यहाँ पे सिटीजन वेल बीइंग की तरफ फोकस करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि डेटा एक्यूरेसी पे आपका सिर्फ फोकस हो। फिर सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी, बैंक अकाउंट की जो एक्सेसिबिलिटी उसको और कैसे इंप्रूव करे देखना है। और डेटा डिज़ाइन इंक्लूसिव हो, मतलब सिविल सोसाइटी और डिफरेंट जितने स्टेक होल्डर्स हैं डेटा के जनरेशन में उनका रोल आपका होना चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें प्रश्न आपका पॉलिसी मेकिंग, डेटा कलेक्शन, ऐसा कुछ जीएस पेपर 2 के अंदर आ सकता है। तो पॉलिसी मेकर्स जो है वो आप कह सकते हो उसमें इसमें जब भी पॉलिसी मेकर्स तो सोशल साइंटिस्ट, सिटीजन्स, एक्टिविस्ट और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व जो है वो आपके होना चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा देख लेना। हाउ डज़ यूएस इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम वर्क, ये आप देख लो कि देखो यूएस में कौन काम कर सकता है, कौन इलेक्ट हो सकता है। तो नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए और यूएस रेसिडेंट 14 ईयर्स तक होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका है कि इसमें एक टर्म होता है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। तो यहाँ पे कई सारे देयर आर मैनी पीपल जो कि प्रेसिडेंट होना चाहते हैं। सबका अपना एक आइडिया होता है और वो प्रेजेंट करता है। जिनका सिमिलर आइडिया होता है वो सेम पॉलिटिकल पार्टी, जैसे रिपब्लिक डेमोक्रेट है तो उनके जो भी कैंडिडेट अपने पॉइंट्स को सामने रखेंगे। अब उनमें से फिर हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़, हर अलग अलग कैंडिडेट है वो कैंपेन करता है, उनमें से एक चूज़ होता है। तो अभी 2 लोग हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, कमला हैरिस। तो वहाँ पे जैसे कमला हैरिस को कमाला हैरिस ऐसा बोला जाता है ना, देखना कई बार देखो कमाला, तो इस टाइप के शब्द यूज़ होते हैं, मतलब इट्स मतलब एक्सेंट का अंतर है। तो ये है ना, तो ये एक है। तो अब इसमें क्या है कि एक होता है इन कॉकस, ये पार्टी मेंबर जो है बेस्ट कैंडिडेट को इलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अलग अलग डिस्कशन और वोट्स के बेसिस पे करते हैं। तो उसके लिए टेक्निकल एक टर्म यूज़ होता है, ये टर्म याद रखना, पूछा जा सकता है। और इन अ प्राइमरी का मतलब है पार्टी मेंबर जो है वो वोट करता है बेस्ट कैंडिडेट जो कि जनरल इलेक्शन में उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 2 शब्द आपको याद रखना है। उसके बाद नेशनल कन्वेंशंस भी, हर एक पार्टी नेशनल कन्वेंशन है, उसके बाद फाइनेंशियल प्रेसिडेंशियल नॉमिनी सेलेक्ट करते हैं। हर एक कन्वेंशन के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो अपना एक रनिंग मेट साथ में चूज़ करते हैं, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट है वो कैंपेन करते हैं सारे देश में, जिससे कि जनरल पॉपुलेशन है उसकी वोट वो गैदर कर सके। जनरल इलेक्शन होता है, हर एक स्टेट में वोट किया जाता है ना, एक प्रेसिडेंट के लिए, और मतलब है ना अक्रॉस द कंट्री फॉर 1 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जब पीपल अपना वोट कास्ट करते हैं, एक्चुअली वो ग्रुप ऑफ पीपल जिसे हम इलेक्टर्स बोलते हैं उनके लिए करते हैं। मतलब पहले लोग इलेक्टर्स जो है उसको चूज़ करते हैं, ये जो इलेक्टर्स होते हैं वो फाइनली जो प्रेसिडेंट है उनको चूज़ करते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, मतलब जो लोग वो इलेक्ट करने वाले लोग हैं प्रेसिडेंट को, उसमें हर एक स्टेट है उसमें कुछ इलेक्टर्स आपके होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है और वो कैसे डिसाइड होता है, जैसे ये 12-7 ऐसा लिखा हुआ है ना, और ये कैसे डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन कितने रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में, कांग्रेस का मतलब वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर। तो जैसे किसी भी जो स्टेट है उसका कितना रिप्रेजेंटेशन वहाँ के पार्लियामेंट में है, उस बेसिस पे आपके जो इलेक्टर्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्टर्स आपके होते हैं। और उन इलेक्टर्स को कौन सेलेक्ट करता है, वहाँ की जनता, ठीक है। हर एक जो इलेक्टर है वो वोट कास्ट करता है
फॉलोइंग द जनरल इलेक्शन, और जिसके लगभग 270 रहते हैं वो जीत जाता है। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो आपका जनवरी के अंदर इनाग्रेशन लाइक 20 जनवरी को होता है। ये डायग्राम के माध्यम से आपका लिखा। मान लो टाई हो जाता है तो उसमें आपका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है इस टाइप, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट करके, मान लो टाई होता है दोनों में, तो वो डिसाइड करते हो। उसमें लगभग 26 वोट्स की ज़रूरत होती है। इसमें एक टर्म और यूज्ड है, दैट इज़ फेथलेस इलेक्टर्स। फेथलेस इलेक्टर्स का क्या होता है, वो जो है मतलब जैसे स्टेट का पॉपुलर जो वोट होता है, मैक्सिमम लोग जिस डायरेक्शन में वोट कर रहे हैं उसके आप कह सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग वोट ना करें, तो वो फेथलेस इलेक्टर्स होते हैं। और ऐसा करने से कई स्टेट्स उनमें पेनल्टीज़ भी इम्पोज करते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को समझना कि जो इलेक्टर्स आपके हैं वो लगभग आप मानकर चलो कि वो जो भी इलेक्टर्स है वो नंबर कितने होते हैं जितने रिप्रेजेंटेशन उस पॉलिटिकल उस स्टेट के हैं आपके कांग्रेस के अंदर। और हो सकता है उनमें से इलेक्टर्स जितने भी हैं वो भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही दोनों में से हैं, वही से आपके होंगे, और वो मतलब आउट ऑफ नोवेयर वो अपने हिसाब से वोट करने लगते हैं, तो उन पर कई बार पेनल्टीज़ भी इम्पोज होती है। टाई रिजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेपरेटली इलेक्ट होते हैं सेनेट के अंदर, और उसके बाद है ना इसी वजह से हो सकता है प्रेसिडेंट एक पार्टी को, वाइस प्रेसिडेंट दूसरे पार्टी को, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो यूएस प्रेसिडेंट कैन विन इलेक्शन विदाउट विनिंग द पॉपुलर वोट ड्यू टू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, तो ये भी पॉसिबल आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद डायग्राम है, जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इस पर ये कहा गया है कि मान लो जैसे हमारे यहाँ होता है ना फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाला होता है, कि जैसे मान लो कि अब कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, अब इस स्टेट्स में आप देखो यहाँ ऑरेंज वाला जीता, यहाँ पर्पल वाला जीता, यहाँ पे भी आप देखोगे है ना, यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे तो, और यहाँ पे तो आप देखोगे इसमें दो ही हैं, मतलब मैक्सिमम वोट्स कितने हैं स्टेट 1 और स्टेट 5 में, ये ऑरेंज वोट्स है। और यहाँ पे आप 3 बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ में देखोगे तो उसमें बहुत ही मार्जिनल जीता है, लेकिन फिर भी जीतेगा कौन, जो ये स्टेट 2 3 और 4 को जीता, क्योंकि इनके नंबर ऑफ वोट 4 4 4 है, तब 12, और ये 5 और 3 8 है। तो भले इसको पॉपुलर वोट्स बहुत ज़्यादा मिली है स्टेट 1 और स्टेट 5 में, लेकिन अगर आप देखोगे कि क्योंकि वो दूसरा कैंडिडेट है वो स्टेट 2 3 4 में मार्जिनली जीता है, तब भी वो जीत गया। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कई बार पॉपुलर वोट जो है ना मिले, पॉपुलर मतलब मैक्सिमम वोट जो लोगों का है वो ना मिले, उसके बाद भी जीता जा सकता है। इस इमेज को अगर आप याद रखते हो उस बेसिस में आप इसको बता सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, फ्री वेबिनार हम लोग का होगा 2 नवंबर 1 बजे। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 50 लोग की एंट्री है। ठीक है, फ्री वेबिनार है, लाइव इंटरेक्शन होगा, डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जरूरी है कि डिस्कस करके जो भी स्ट्रेटजी है उसको शेप किया जाए और उसके हिसाब से तैयारी शुरू की जाए। ठीक है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर को आपको याद रखना है। और दिवाली स्पेशल ऑफर का आज लास्ट डे है, तो अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किया और अभी तक आप सोच ही रहे हैं तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। कोर्सेज़ की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, करंट अफेयर्स है, लगभग आपको जनवरी 2024 से पूरा कंटेंट मिलेगा। जो अभी लगभग 50 के ऊपर वीडियोस अपलोडेड है, कंटेंट अपलोडेड है, उसको अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, तो वो कंप्लीट करो। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, आपको क्लासेस जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप कोई क्वेरी इस नंबर पर फोकस करें। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप कंप्लीट कर लो, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे। ऐसे राइटिंग है, इस पर आप अपने ऐसे इवेलुएट करा सकते हैं, टोटल 50 ऐसे है, और इसमें आपको मॉडल ऐसे भी मिलेगा, सब कुछ रहेगा, तो इसका इवेलुएशन भी आपका होगा। उसका टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 1000+ पेजेस के आपको नोट्स मिलेंगे, तो उसको पढ़ना है, टेस्ट देना है। 30 टेस्ट भी होंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट भी। स्टडी मटेरियल मिस मत करना। ठीक है, हर मंडे को 9:30 बजे आपका टेस्ट होगा, तो प्लीज़ इसको मिस नहीं करना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 7 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ठीक है, इसमें बहुत कंटेंट आएगा, और ये सारी चीज़ें, उसका दिथिक्स इंटीग्रिटी का कोर्स है, और भी कई कोर्सेस हैं, आप देख लेना। तो ये सब कोर्सेस आप कंप्लीट कर लेना, करते जाना, क्योंकि देखो मैं बहुत ही सिंपल फार्मूला है मेरा पढ़ाने का। उसमें मैं आपको पहले नोट्स बनाऊंगा, पैरेलली वीडियो लेक्चर होगा, और फिर हम लाइव इंटरेक्शंस करेंगे। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना। और अगर फिर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से कि मैं जो है आपको 4-4 घंटे की ऐसा ही कहानी सुनाती हुई क्लासेस होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी है तो उसका उपयोग भी होना चाहिए। अगर कोई चीज़ 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट में हो सकती है तो उसको हम उसी समय में करेंगे। तो एक बेसिक एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है, और फिर चीज़ें सीखनी है। सीखने के बाद खुद की सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। बाकी कोई क्वेरी है तो नंबर पर आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, ये मैंने थोड़ा करेक्ट कराया था कि ओनली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट
विल ब्रिंग इंडिविजुअलिज्म बट विदाउट इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है वर्क कल्चर भारत की, उसके बेसिस पे 15 नंबर पे लिखना है। जरूर से लिखो, सब लोग लिख रहे हैं, आप भी लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।